पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला, उसके बाद राजौरी, कुलगाम और अब कठुआ। आतंकियों ने एक और कायराना हमले को अंजाम दिया है। आतंकी वारदात में एक चश्मदीद भी सामने आए हैं, उन्होंने आंखों देखी बताई है। कठुआ में आतंकियों की कायराना करतूत ने एक बार फिर देश को गुस्से में भर दिया है। आतंकियों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया। कठुआ हमले के पीछे की साजिश से पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बुज़दिल आतंकियों ने छिपकर वारदात को अंजाम दिया। हमले के वक्त पूरा इलाका गोलियों से गूंज रहा था। घटना के एक चश्मदीद भी सामने आए हैं, उन्होंने इस मंजर को बयां किया है। मैं सर इधर मेरे अलावा 5-6 बंदे और थे। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले गाड़ी गई, लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा लोहार साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हुई। सोमवार के दिन घने जंगलों के बीच से सेना का काफिला गुजर रहा था। बड़ी साजिश को अंजाम देने आए दहशतगर्द ऊंची पहाड़ियों पर छिपे थे। जैसे ही सेना की गाड़ियां उनके नजदीक पहुंची, आतंकियों ने अपनी बंदूक सेना के काफिले की तरफ मोड़ दी। ग्रेनेड भी फेंके। जब तक जवान कुछ समझ पाते, आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। इसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। उसके बाद से ही दहशतगर्दों की तलाश में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल हैं। समूचे इलाके में गहन तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है और इस बात को यकीनी बनाना है कि किस तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो, इसीलिए बहुत ही एहतियातन इस ऑपरेशन को जो है आगे ले जाया जाएगा। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के, वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं। एसओजी और सेना के जवान और साथ में स्नेफर जो डॉग्स हैं, वो उनकी भी मदद ली जाएगी, ताकि जो आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों पे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए सेना जो है अपनी कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं। जिस तरह का यह अटैक हुआ है, हर कोई गुस्से में है, सदमे में है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है कठुआ में इस तरह का अटैक हुआ है और ये बहुत चिंता की बात इसलिए बन जाती है कि यहाँ जो फॉरेन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ये कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकते हैं, सेना पे कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, उस पर भी निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज यही है कि चाहे मुश्किलें लाख हों, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। और कठुआ में आतंकियों की गुस्ताखी उन पर भारी पड़ने वाली है। उन्होंने अपनी मौत बुला ली है। हिंदुस्तान के जवान उन्हें जल्द ही जहन्नुम पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 शहीदों के पार्थिव शरीर आज देहरादून लाए गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद विनोद के पिता भी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि इस घटना का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी शहीदों के परिवार में से एक को राज्य सरकार नौकरी देगी। शहीदों के पार्थिव शरीर आगे जिलों की तरफ भेजे गए हैं और कल सुबह शहीदों के घर लाए जाएंगे। बुधवार को अंतिम दर्शन के बाद सभी को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद विनोद के पिता ने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, 5 शहीदों के पार्थिव शरीर लाए गए। देखिए, बहुत दुखद घटना है और जिस प्रकार से ये कायराना हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 5 भारत माता के वीर सपूत उत्तराखंड देवभूमि के लाल, उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं होगा।
उनका बलिदान काम आएगा और देश की सीमाओं पर जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, उनका खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवारजनों के साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, प्रदेश पूरा साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके पारिवारिक लोगों को जो कष्ट हुआ है, जो दुख हुआ है, असमय इस प्रकार की कठिन घड़ी उनके सामने आई है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, अपने परिवार से हम परिवार के साथ हैं और उनके मान सम्मान के लिए, हमारे वीर बांकुरों के शहीदों के लिए हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे और उसके लिए हमारी सरकार लगातार पहले से भी हम प्राथमिकता हमारी रही है कि हमारे वीर जवानों का, शहीदों का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है, हमारे संस्कार भी हैं, वो हम करेंगे। ऐसी दुख की घड़ी में हर तरीके से हम भी उनके परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के लिए आज शोक का दिन है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बहुत ही दुखद समाचार मिल रहा है कि हमारे 5 वीर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेष तौर पे बहुत ही आज का दिन पीड़ादायक दिन है कि हमारे 5 बेटे जो है वो शहीद हुए हैं। मैं जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के लिए मेरी बहुत ही संवेदनाएं हैं और जो घायल हुए हैं उन लोगों के भी जल्दी से उनका स्वास्थ्य हो उसकी मैं कामना करता हूं। आतंकी हमले में शहीद होने वालों में श्रीनगर के पास कीर्तिनगर के थाती डाबर गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। आदर्श अभी सिर्फ 26 साल के थे। उनकी शहादत की खबर के बाद उनके घर में शोक की लहर है। 2 महीने पहले ही आदर्श के चचेरे भाई की भी शहादत हुई थी। आदर्श नेगी 2018 में सेना में भर्ती हुए थे और अब 6 साल की सेवा के बाद देश के लिए जान गंवा दिए। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। फिर सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर में 2018 में उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। काफ़ी देर तक तो हुई थी। क्या बोला था भाई ने? ऐसा के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था घर आने के लिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद जवान विनोद सिंह भंडारी डोईवाला भनियावाला के रहने वाले हैं। वहीं विनोद की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 29 साल के शहीद विनोद सिंह भंडारी अपने परिवार के साथ 8 साल से डोईवाला के अठुरवाला में रह रहा है। शहीद विनोद 3 महीने पहले बेटी के जन्म के समय घर पर आए थे। शहीद की एक बेटी 3 महीने की है और एक बेटा 4 साल का है। शहीद के पिता भी सेना में थे। परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन बिछड़ने की पीड़ा भी है। तो कठुआ में उत्तराखंड के 5 जवान जो है शहीद हो गए। विनोद सिंह भंडारी भी शहीद हुए हैं। भनियावाला के फक्र तो ये है कि भारत माँ की सेवा में उसका बलिदान हुआ है और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो पापा वीर सिंह जी हैं, उनके चाचा जो सुरवीर सिंह जी हैं, ये भी आर्मी से रिटायरमेंट लोग हैं और इनका जो पुराना गांव है ये खास पट्टी में पड़ता है, ग्राम चौन। तो यहाँ से 7-8 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अभी विनोद 2.5-3 महीने पहले छुट्टी आया था, तब उसकी एक लड़की भी थी। वो लड़की आज 3 महीने की, लड़का उसका 4 साल का। और ये घटना एक अपने आप में क्या पूरे एक बार बोलने में ये लग रहा है कि हमें फक्र भी है। कठुआ के आतंकी हमले में शहीद हुए आनंद सिंह का घर देहरादून के शिवलोक कॉलोनी में है, जहां शहादत की खबर मिलते ही पूरे इलाके गमगीन है। शहीद का परिवार अपने पैतृक गांव, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, वहां के लिए आज सुबह रवाना हो गया। वहीं न्यूज 18 संवाददाता सत्येंद्र ने शहीद के पड़ोसियों से बातचीत की।
जम्मू में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवान में से हवलदार आनंद सिंह रावत का घर देहरादून के शिवलोक कॉलोनी में था। परिवार भले ही आज सवेरे यहां से अपने पैतृक गांव जो रुद्रप्रयाग में है वहां निकल गया है, लेकिन यहां पे अभी भी आप देख सकते हैं बड़ा गमगीन माहौल पूरे जो इलाका है इसमें यहाँ फैला है। पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्योंकि आनंद सिंह रावत यहाँ रहते थे, क्योंकि पता है शहीद हो गए हैं, कब ये घर वाले यहाँ से निकले, क्या कुछ? आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकले। आज 8 बजे। 8 बजे। परिवार में कौन कौन है इनके यहाँ पे? कौन कौन है? मम्मी है इनकी, यहाँ पे तो मिसेज रहती है और 2 बच्चे रहते हैं। हाँ, ये तो। मैम, आपसे जानकारी थोड़ा ले लूंगा। मैम, क्या कुछ जानकारी है कि बच्चे के कौन कौन से क्लास में हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? हाँ जी, बच्चे तो अभी छोटे, एक 9th में और एक क्या कहते हैं 7th में है, तो बच्चे तो छोटे हैं। हाँ जी। कब अभी आनंद सिंह रावत जी कब घर आए? ये होली से पहले आए थे, कुछ दिन पहले। हाँ जी, तो तब से उन्हें मतलब आने का था पर छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने यही कहा था कि मतलब अभी छुट्टी नहीं मिल रही है तो अब बाद में आएंगे। ये उनकी पत्नी ने? हाँ जी, उसने कहा था। मैं कई बार पूछती थी उससे तो कहती थी कि अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही उन्हें, तो वो मतलब आएंगे अब आगे जब छुट्टी मिले उन्हें। आज ही ये यहाँ से करते हैं? हाँ जी, ये सुबह। हाँ, कल सूचना हम शाम को घूम के आए थे 7 साढ़े 7 के करीब। हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो यूनिट से फोन आया था, तो फिर उन्होंने बताया था कि उनको चोट आई है, मतलब वो सीरियस है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर पता लग गया था कि ऐसा हो गया है वहाँ पे। हाँ जी, शाम को? हाँ जी, हमें भी कल शाम को ही पता लगा था। कल उससे भी पूरे दिन फोन नहीं आया था उनका, तो जो कल शाम को वहाँ से फोन आया था उसी से पता लगा था। ऐसा कुछ जानकारी कि उन्हें घर वर आना था अभी? हाँ, वो कह तो रही थी कि मतलब छुट्टी आना था उन्हें, पर वो शायद अक्टूबर में कह रहे थे कि अक्टूबर में छुट्टी आनी। कुछ ऐसा नहीं, बर्थडे तो अभी तो सितंबर। कितने साल के बच्चे? एक ये 13 साल का है और एक 15 साल का। यानी कि आनंद सिंह राव जो शहीद हुए हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो आज अपने पैतृक गांव यहाँ से निकल गए हैं। सवेरे ही आज निकले। इस फैमिली को कल देर शाम को ये पता चला था इस तरीके की घटना उनके साथ घट चुकी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। सांपों के जहर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ में ईडी ने सिंगर फाजिलपुरिया से करीब 8 घंटे की पूछताछ की है। ईडी को शक है कि एल्विश यादव ने तस्करी करके कोबरा समेत सांप मुहैया कराए थे। ईडी ने एल्विश यादव से जुड़े कोबरा कांड को लेकर सिंगर फाजिलपुरिया से पूछताछ की है। एल्विश यादव, फाजिलपुरिया और सांपों के कनेक्शन पर ईडी लखनऊ यूनिट ने करीब 8 घंटे तक लखनऊ दफ्तर में पूछताछ की। माना जा रहा है कि फाजिलपुरिया के एक चर्चित गाने में जो सांप दिखाए गए हैं वो एल्विश यादव के जरिए ही सप्लाई किए गए थे। हालांकि दोनों से पूछताछ और सवालों के जवाब के आधार पर ही ये बात पुख्ता हो पाएगी। ईडी ने एल्विश यादव को भी सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश की ओर से बताया गया कि वो विदेश में है और करीब 15 दिनों की मोहलत मांगी गई। अब ईडी ने एल्विश यादव को 23 जुलाई को तलब किया है। इसके बाद दोनों के जवाबों का मिलान किया जाएगा। भी है कि कल 8 घंटे की पूछताछ में ईडी के सवालों के जो जवाब फाजिलपुरिया ने दिए हैं उसी जवाब के आधार पर अब एल्विश यादव से पूछताछ होगी, यानी होगा वेरिफिकेशन। ये माना जा रहा है कि फाजिलपुरिया के एक गाने 32 बोर में जो सांप दिखाए गए हैं उसकी सप्लाई एल्विश यादव के जरिए हुई है। एल्विश यादव को सांपों से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद अप्रैल के महीने में ईडी ने भी एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच का दायरा बढ़ गया है। ऐसे में एल्विश की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखनऊ में मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना के साथ साइबर क्राइम का अजीबोगरीब मामला सामने आया है।
जहां जालसाजों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर उन्हें पहले डिजिटल अरेस्ट किया और 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, जालसाजों ने एक अजीब डिमांड की। इस डिमांड ने पूरी महफिल ही लूट ली। नकली सीबीआई अफसर, असली जालसाजी। जब कवि हो गए डिजिटल अरेस्ट। जालसाज बोले, साबित करो कवि हो। दरवाजा बंद, जालसाजी का गेम चालू। फोन नहीं करना है। नहीं फोन नहीं करेगा, कट जाएगा, वो नाराज हो रहा है। उसका फोन कट जाएगा, नाराज हो। ये कहानी है राजधानी लखनऊ की, जहां जालसाजों ने नकली सीबीआई अफसर बनकर मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जालसाजों ने 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को एक कमरे में बंद रखा और उनसे उनकी और बैंक खातों की जानकारी भी हासिल कर ली। बस वे पैसे ट्रांसफर करने वाले ही थे कि परिवार वालों को शक हुआ और वे कमरे में पहुंच गए। परिवार की सतर्कता से किसी भी तरह की ठगी नहीं हो पाई। मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना भी डिजिटल अरेस्ट हुए। जालसाजों ने 7 जुलाई को करीब 6 घंटे तक नरेश सक्सेना को डिजिटल अरेस्ट किया। जालसाजों ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और ये कहा कि नरेश सक्सेना एक बड़े आपराधिक मामले में फंस सकते हैं। दरअसल सीबीआई मुंबई का अफसर बनकर जालसाजों ने कवि नरेश सक्सेना से वसूली की कोशिश की। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाकर उन्हें घर के एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जब जालसाजों को पता चला कि वे कवि हैं, तो जालसाजों ने शर्त रखी कि अगर वे कवि हैं तो साबित करें। जब जालसाजों ने सुनी कविता, पहले वेरिफिकेशन के नाम पर मांगी डिटेल। नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि हैं। कवि शब्द सुनते ही जालसाजों ने मांगा प्रमाण। बोले, शायरी और कविताएं सुनाओ। कवि नरेश सक्सेना ने सुनाई शायरी और कविता। नरेश सक्सेना ने अपने डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी फेसबुक पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि 7 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कॉल आई। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके फंसाया गया। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताया। उसने पूछा, क्या आपका आधार कार्ड खो गया है? कवि नरेश सक्सेना ने इस बात से इनकार किया। जालसाज बोला, आपके आधार पर मुंबई में खाता है। इस खाते से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इतनी बात सुनते ही कवि नरेश सक्सेना के होश उड़ गए। जालसाज ने आगे कहा कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद दरवाजा अंदर से बंद करवा पैसे मांगे। शातिर कई घंटे तक कोशिश करते रहे, लेकिन नरेश ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तब तक उनके परिजन पहुंच गए और कॉल को काट दिया। जब नरेश सक्सेना ने बताया कि वो कवि और साहित्यकार हैं, तब जालसाजों ने उनसे मीर और फैज की गजलें, शेर और शायरी सुनी, कविताएं सुनी, गाने सुने और बांसुरी भी बजवाई। हालांकि 6 घंटे तक एक कमरे में बंद रहने के चलते जब परिवार वालों को शक हुआ, तब नरेश सक्सेना को उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया। नरेश सक्सेना ने बताया कि इस दौरान जालसाजों ने उनसे कविताएं और शायरी भी सुनी, साथ ही उनसे बांसुरी भी बजवाई गई। गौरतलब है कि साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने का नया धंधा शुरू किया है। ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं,
जिसमें भोले भाले लोगों को गलत केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। नरेश सक्सेना ने अपनी पूरी पीड़ा और ये पूरा वाकया सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया है और लोगों से कहा है कि वो सावधान रहें। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।